नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों। लास्ट लेक्चर में अपन बात कर रहे थे लैंथेनाइड की, उसी को आगे बढ़ाते हैं। लैंथेनाइड के बारे में अपन ने पढ़ा था केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और कौन कौन से लैंथेनाइड तत्व होते हैं और उनके नाम और प्रतीक चिन्ह पढ़े थे। तो आप आज अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अपन ने पढ़ा था लैंथेनॉइड्स। क्या पढ़ा था? लैंथेनॉइड्स पढ़ा था। ये लैंथेनॉइड्स। अब देखो ये जो लैंथेनॉइड्स है इसके बारे में अपन ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहली चीज़ तो पढ़ी अपन ने कि ये जो लैंथेनॉइड्स होते हैं ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं। ये होते हैं 58 से 71 तक। एक बार थोड़ा सा फ्लैशबैक करता हूँ, पीछे वाला थोड़ा बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 58 से 71 तक होते हैं, एक चीज़। दूसरी बात कि ये जो लैंथेनॉइड्स होते हैं ये किस वर्ग में आते हैं? ये आते हैं वर्ग थर्ड में। किस में आते हैं? वर्ग थर्ड में आते हैं, थर्ड बी। ये हो गया। फिर अगर मैं आवर्त की बात करूं कि ये लैंथेनाइड्स कौन से आवर्त में आते हैं, तो ये इनका जो आवर्त होता है वो आवर्त होता है 6th। कौन सा होता है? 6th आवर्त से ये संबंधित होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं लैंथेनॉइड्स की, तो लैंथेनॉइड्स जो होते हैं इन्हीं को बोलते हैं दुर्लभ मर्दा तत्व। दुर्लभ मर्दा तत्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको दुर्लभ खनिजों जैसे मर्दा से प्राप्त किया जाता है, उनके ऑक्साइडों से। ठीक है। नेक्स्ट इनकी बात करूं मैं कि लैंथेनाइड्स का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि अपन ने जो पीछे पढ़ा एफ ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन ने पढ़ा था N-2 F 1 से 14 N-1 D 0 या 1, और फिर अपन ने पढ़ा था NS2। ये पढ़ा था अपन ने सामान्य इलेक्ट्रॉनिक। तो लैंथेनाइड की बात करूँ तो छठे आवर्त में होते हैं, तो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया जीनॉन। क्या हो गया? जीनॉन। और फिर ये हो गया 4F 0 से 14। मैंने 0 से 14 क्यों लिखा? क्योंकि लैंथेनम को इसके साथ पढ़ते हैं इसलिए। फिर ये होता है 5D 0 या 1, और फिर ये होता है 6S2। ये लैंथेनॉइड की चार बातें अपन ने पढ़ी थी, और ये तो कम से कम आपको पता होना ही चाहिए लैंथेनॉइडों के बारे में। इतनी बात अपन पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप कर लोगे। अब मैं बात करता हूँ लैंथेनाइडों के ऑक्सीकरण की। किसकी बात करता हूँ मैं? लैंथेनाइडों के ऑक्सीकरण अवस्था की। ऑक्सीकरण अवस्था की बात करता हूँ, लैंथेनाइड के ऑक्सीकरण अवस्था। अब देखो जितने भी लैंथेनॉइड्स होते हैं इनके बारे में आपको बता चुका हूँ कि इन सब लैंथेनाइडों को अपन किससे दर्शाते हैं? Ln से दर्शाते हैं। और इस Ln का मतलब क्या हो गया? लैंथेनॉन्स। क्या हो गया? लैंथेनॉन्स। इनके लैंथेनाइड को लैंथेनॉन्स भी कहते हैं एक साथ, है ना। अब देखो ऑक्सीकरण अवस्था, तो जितने भी लैंथेनॉइड्स आए थे 14 के 14, वो सभी अपनी कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं? वो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं +3। इनकी लैंथेनाइडों की जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, ये सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। कितनी होती है? +3 होती है। ऐसा क्यों सुनना? तो आप सबको पता है कि लैंथेनॉइड की अगर मैं बात करूं तो अभी मैंने ये लिखा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या लिखा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो तो जाते हैं बाह्यतम कोश में से। किसमें से? बाह्यतम कोश का कौन सा? 6s से। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आते हैं, और जो अगला तीसरा इलेक्ट्रॉन होता है वो तीसरा इलेक्ट्रॉन F कक्षक से संबंधित होता है। किससे होता है? F कक्षक से संबंधित होता है, यहाँ से निकलता है। केवल किसको छोड़ के? लैंथेनम, गैंडोलियम और ल्यूटीशियम को छोड़ के। तो देखो अगर मैं सीधा सीधा बता देता हूँ, ये यहाँ पर आ गया आपका 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, इसलिए इनकी आसानी से 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाते हैं? ये +3 में आ जाते हैं, और इनकी सामान्य ऑक्सीजन सभी दर्शाते हैं, सभी। इसके अलावा लैंथेनॉइड्स, इसके अलावा लैंथेनॉइड्स +2 एवं +4 ऑक्सीकरण अवस्था
भी दर्शाते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं, जिन्हें असंगत, याद रखना, इसको बॉक्स में बंद कर देता हूं, असंगत ऑक्सीकरण अवस्थाएं कहते हैं। अब देखो +2 और +4 ये लेंथ है ना, इसकी क्या होगी, असंगत ऑक्सीकरण अवस्थाएं होगी। क्या होगी, असंगत ऑक्सीकरण अवस्थाएं। ऐसा क्यों होता है, सुनना, ये असंगत का कारण क्या हो गया, इसका कारण ये हो गया कि रिक्त और फिर अपन लिख सकते हैं अर्धपूर्ण और पूर्ण भरे 4f कक्षकों के विन्यास के कारण एग्जाम्पल के द्वारा समझो इनको, कि जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं लेंथेनम की, किसकी बात करूं मैं, लेंथेनम की, तो लेंथेनम का परमाणु क्रमांक होता है 57। कितना होता है, 57। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको पढ़ाया था, ये लिखा मैंने जीनॉन, क्या लिखा, जीनॉन, फिर मैंने लिख दिया 4f 5d और 6x, इसमें 2, इसमें 1 और इसमें 0, ये अपन ने पढ़ा था। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो तो जाते हैं s में से, किस में से जाते हैं, s में से, और फिर जो तीसरा इलेक्ट्रॉन होता है वो लेंथेनम में कहाँ से जाता है, d से जाता है, क्योंकि इसमें f के पास तो है ही नहीं, तो इसकी सीधी सीधी क्या हो जाती है, +3। ठीक है, बाकी अन्य जो सदस्य होंगे इसके अलावा और गैंडोलियम के अलावा और ल्यूटीशियम के अलावा, उन सब में तीसरा इलेक्ट्रॉन किससे संबंधित होता है, 4f कक्षक से होता है। ध्यान रखना, अगर केवल लेंथेनम, उसके बाद गैंडोलियम, उसके बाद ल्यूटीशियम, इन 3 के अंदर जो तीसरा इलेक्ट्रॉन होता है, तीसरा इलेक्ट्रॉन 5d कक्षक से संबंधित होता है, किससे होता है, 5d। बाकी सभी में, अन्य सभी में क्या होगा, अन्य सभी में तीसरा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 4f कक्षक से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, 4f कक्षक से संबंधित होता है। अब मैं बात करता हूं सीरियम की, किसकी बात करता हूं, सीरियम की। अब देखो सीरियम का परमाणु क्रमांक हो गया 58, कितना हो गया, 58 हो गया। तो यहां से अगर इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखा अपन, तो ये तो हो गया जीनॉन, क्या हो गया, जीनॉन। 54 इलेक्ट्रॉन चले गए, कितने चले गए, 54, पीछे रह गए 4, तो ये आ गया 4f 5d और 6x, तो ये 2, ठीक है, फिर यहाँ पर 1 और 1 यहाँ पर, ये ऐसा होता है। ठीक है ना, ये सीरियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। अगर 3 इलेक्ट्रॉन देगा तब तो देखो 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो ये +3 अवस्था में आ जाएगा। लेकिन जब +2 अवस्था दर्शानी हो तो ये चारों इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, चारों इलेक्ट्रॉन। ये तो सीरियम का हुआ। अब देखो जैसे अगर मैं कह दूँ सीरियम और ये मैं कह दूँ इसको +4 अवस्था, कौन सी अवस्था, +4। अब +4 अवस्था का मतलब क्या हो गया, ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से देगा, 2 तो s से, 1 d से और 1 f से। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास रह जाएगा वो क्या रह जाएगा, जीनॉन 4f 5d और 6x। तो दो यहाँ से चले गए 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो देखो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, रिक्त हो गया। इसके कारण ये क्या हो गया, +4। ये किसके कारण हो रहा है, रिक्त 4f विन्यास के कारण, रिक्त 4f विन्यास के कारण, ये इस प्रकार। तो ये मैंने आपको यहाँ पर लिखा कि असंगत ऑक्सीकरण अवस्थाएं किसके कारण होती है, या तो रिक्त या अर्धपूर्ण या पूर्ण भरे, या पूर्ण भरे विन्यास होने के कारण। जैसे मैं और बता सकता हूँ आपको, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो आगे बढ़ने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये लो, ये एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा यूरोपियन, क्या लिखा, यूरोपियम। इसका परमाणु क्रमांक होता है 63। कितना होता है, 63। तो देखो ये क्या हो गया, जीनॉन, तो ये चले गए आपके 54। फिर ये मैंने लिखा 4f, फिर मैंने लिखा 5d और फिर मैंने लिखा 6s। ठीक है, इसमें आपको पता है ये 2 आने हैं, कितने आने हैं, 2। तो ये मैंने भर दिए 2 भरते ही देखो 54 और 2 कितने हो गए, 56।
पीछे रह गए 7 इलेक्ट्रॉन। कितने रह गए? 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये यहाँ पर मैंने ये ऐसे लिख दिया। अब मुझे ये बताओ कि अगर मान लो इसको मैं +2 अवस्था में लाऊं, किस में लाऊं? +2 अवस्था में, तब क्या हो जाएगा? ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2 इलेक्ट्रॉन देगा। 2 इलेक्ट्रॉन देते ही क्या हो जाएगा? जीनॉन, ये हो गया जीनॉन, ठीक है। फिर हो गया 4f 5d और ये हो गया 6s। तो s में से 2 चले गए क्योंकि सबसे पहले यहाँ से देगा, फिर d में से और फिर 4f में से। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन दिए यहाँ से, पीछे कितने रह गए? 7। तो मुझे बताओ जब ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था में होगा तो ये 4f7 हो गया कि नहीं हो गया? तो ये आपका हो गया अर्धपूर्ण विन्यास। कैसा हो गया? अर्धपूर्ण विन्यास हो गया। बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो ना। तो देखो नेक्स्ट, उसके बाद अपन क्या करते हैं? नेक्स्ट अगर मैं आपको और बताना चाहूँ तो जैसे मैं कह सकता हूँ ल्यूटीशियम। क्या कह सकता हूँ? ल्यूटीशियम। और इसका परमाणु क्रमांक होता है 71। कितना होता है? 71। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो होता है जीनॉन। और ये हो गया 4f 5d और 6x। तो ये देखो 54 2 56, 54 2 56, 56 और ये 14, 56 और एक ये कितना हो गया? 14। तो 60 70 और एक ये हो गया 71। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, सिखाया हुआ मेरा। अब अगर मान लो मैं कहता हूँ कि इसको +2 अवस्था में लाना है ल्यूटीशियम को, तो क्या हो जाएगा? जीनॉन, ठीक है। फिर ये हो गया 4f 5d और 6x। अब यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास में 1 और इसके पास में 14। बताओ यहाँ पर 4f जो विन्यास है वो कैसा हो गया? पूर्ण पूरित हो गया कि नहीं हो गया? तो ये जो आपका अर्धपूरित अवस्थाएं होती है वो अर्धपूरित अवस्थाएं किसके लिए कारण होती है? असंगत अवस्थाएं वो होती है आपके रिक्त कक्षकों के कारण, अर्धपूर्ण के कारण और पूर्ण। तीनों को मैंने आपको एक एक एग्जांपल दे दिया कि सीरियम +4 अवस्था दर्शाएगा किसके कारण? रिक्त 4f विन्यास के कारण। उसी प्रकार से ल्यूटीशियम आपका +2 अवस्था दर्शाएगा किसके कारण? पूर्ण पूरित होने के कारण। यूरोपियम आपकी +2 अवस्था दर्शाएगा किसके कारण? अर्धपूर्ण होने के कारण। इसी प्रकार से एक टर्बियम ले सकते हैं अपन, उसकी वो भी क्या दर्शाता है? टर्बियम भी +4 अवस्था दर्शाता है। आप इलेक्ट्रॉन विन्यास ज्ञात करके चेक कर लेना, ये भी +4 दर्शाता है टर्बियम। तो ये ऑक्सीकरण अवस्था की बात हो गई थी। वापस देख लो कि लैंथेनाइडो की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो कितनी होती है? सामान्य वो होती है +3 ऑक्सीकरण अवस्था। ऐसा क्यों? 3 इलेक्ट्रॉनों के त्याग करने के कारण लैंथेनाइडो के अंदर प्रथम 3 कोष जो होते हैं वो पूर्ण भरे होते हैं, जबकि अंतिम 3 कोष या कि मैं कह सकता हूँ संयोजी कोष में जो 3 होते हैं वो तीनों के तीनों क्या होते हैं? अपूर्ण होते हैं। तो जो उसमें संयोजी कोष में जो 3 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं सबसे पहले तो 6s से, फिर दिए जाते हैं 4f से संबंधित होते हैं। केवल 3 को छोड़कर वो मैंने साफ कर दिया अभी यहाँ पर। कौन कौन से 3? लैंथेनम, गैंडोलियम और ल्यूटीशियम को छोड़ के बाकी सब में जो तीसरा इलेक्ट्रॉन होता है वो किससे संबंधित होता है? 4f से संबंधित होता है। तो ये तो ऑक्सीकरण अवस्था की बात हुई। फिर बात आता है असंगत ऑक्सीकरण अवस्थाएं। असंगत ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब क्या हो गया? असामान्य, और वो होता है रिक्त 4f, अर्धपूर्ण 4f और पूर्ण पूरित 4f विन्यास के कारण, जिसका एक एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दे दिया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं लैंथेनाइड संकुचन। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है, क्वेश्चन के रूप में लिख सकता हूं, भले ही मैं क्वेश्चन लिख सकते हैं अपन। देखो क्या है कि लैंथेनाइड, ये बोर्ड में भी ऐसे आता है, लैंथेनॉइड संकुचन क्या है? लैंथेनाइड संकुचन क्या है? इससे या इसके प्रभावों को समझाइए। बड़ा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आएगा, छोटा आएगा तो लैंथेनाइड संकुचन आ जाएगा। समझाइए ये क्वेश्चन। और ये आपके बोर्ड के हिसाब से भी क्या होता है? इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका है कि लैंथेनाइड संकुचन क्या है, इसके प्रभावों को समझाइए। बहुत आसान है। देखो कैसे आसान है, आप सबको पता है कि लैंथेनाइड कौन से होते हैं? यही तो होते हैं,
लेके परिंदे प्रेम संदेशा आओ, गाड़ी तब धीरे होगी और तुम ये भी लाओ, ये भी लाओ। ये पूरे मैंने लेंथ एंड एड लिख दिए। अब देखो ये पूरे के पूरे लेंथ एंड एड लिख दिए, पूरे के पूरे आगे के आगे लेंथ एंड एड आ गए। ये लो लेंथ एंड एड एक साथ लिख दिए। टोटल लेंथ एंड को लिख दिया, टोटल 15 तत्व लिखे मैंने यहाँ पर। अब ये जो साइड है इसको तो बोलते हैं बाई और इसको बोलते हैं दाईं ओर। क्या बोलते हैं? दाईं ओर। ठीक है। अब जब लेंथ एंड एडो में अपन बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं, बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं, तो इसके तत्वों के बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर तत्वों के परमाणु आकार में कमी आती है। परमाणु आकार में क्या आती है? कमी आती है। इसको अपन बोलते हैं लेंथ एंड एड संकुचन। क्या बोलते हैं? मतलब बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है, तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो कोषों की संख्या भी क्या होती है? बढ़ेगी। तो सीधी सी बात है, जब एक परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो उसमें परमाणु आकार बढ़ना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर परमाणु आकार में क्या होती है? कमी। तो ये परमाणु आकार में जो कमी होती है इसको बोलते हैं लेंथ एंड एड संकुचन। क्या बोलते हैं? लेंथ एंड एड संकुचन। अब इसका कारण क्या है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? तो ये देखो इसका कारण एक तो ये हो गया सीधा सीधा कारण। फर्स्ट कारण क्या है? प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आकर्षण या आवेश। प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल में तो क्या होती है? वृद्धि। प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल में वृद्धि। और सेकंड बात, परिरक्षण प्रभाव क्या होता है? कम। तो परिरक्षण दोनों आपको पहले बता चुका हूं क्या होता है। परिरक्षण प्रभाव में कमी, परिरक्षण प्रभाव में कमी। इसके कारण क्या होता है? लेंथ एंड एड संकुचन होता है। अब अगर परीक्षा में आता तो आप कैसे लिखोगे लेंथ एंड एड संकुचन? तो सीधा सीधा ये रहा कि जब लेंथेनॉइड श्रेणी में बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं या बढ़ते हैं तो तत्वों के परमाणु आकार में कमी होती है। इसे लेंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। लेंथेनॉइड संकुचन कहा जाता है। और ये लेंथेनॉइड संकुचन क्यों होता है कि बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल तो क्या होता है? बढ़ता है, लेकिन परिरक्षण प्रभाव में क्या होती है? कमी। परिरक्षण प्रभाव में क्या होती है? कमी। अब एक बार आप समझना दोनों क्या चीज होते हैं कि जैसे देखो ये मैंने कह दिया नाभिक। क्या कह दिया? ये किसी परमाणु का क्या हो गया? आपका नाभिक हो गया। अच्छा, ये नाभिक के चारों ओर क्या हो गई? आपकी कक्षाएं हो गई। क्या हो गई? कक्षाएं हो गई। ये इस प्रकार से, ठीक है, ये कक्षाएं हो गई। सपोज करो आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, ये तो कौन सी कक्षा हो गई? ये तो हो गई मान लो NS कक्षा। कौन सा हो गया? NS कक्षा हो गई। ये NS, ये NS, ठीक है। और ये कौन सी हो गई? N-1D, N-1D। और ये हो गया आपके N-2 और ये हो गया आपका F। समझाने के लिए बता रहा हूँ, यानी कि ये लेंथेनॉइडों की संयोजी कोष है। कौन से हैं? संयोजी कोष है। अंतिम तीनों अपूर्ण वाले वो। अब मेरे को बताओ
कि जैसे ही अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो आपको पता है कि S में तो सब में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, सबको पता है। अब आपको पता है D में जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो क्या होंगे, 0 या 1। F में क्या होंगे, ये F में होंगे आपके अगर 0 से 14 ये होते हैं। अब देखो जैसे जैसे अगर मैं यहाँ से बढ़ूंगा तो इसको देखो 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 और 66, 67, 68, 69, 70 और 71। अब देखो जैसे ही बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ूंगा तो देखो परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो रही कि नहीं हो रही है। तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी, नाभिक के अंदर किसकी संख्या बढ़ेगी, नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, यानी कि धनावेश बढ़ गया। क्या बढ़ गया, धनावेश। तो ये नाभिक के जो प्रोटॉन हैं वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे। तो नाभिक के द्वारा संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने के कारण जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं, प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल। तो ये प्रभावी नाभिकीय क्यों, क्योंकि देखो प्रोटॉनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, प्रोटॉनों की संख्या लगातार बढ़ रही है तो आकर्षण बल तो बढ़ेगा लेकिन परीक्षण प्रभाव कम होता है। ये क्यों होता है, देखो सुनो क्यों। देखो जैसे जैसे देखो S में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, F में। किस में आएंगे, F में आएंगे। तो एक कक्षक अंदर 2 कक्षक अंदर भर रहे हैं। 2 कक्षक अंदर कैसे, कि जैसे मान लो ये हो गया F, इसकी बात करूं मैं, इसमें F में कितना था, 1 इलेक्ट्रॉन। फिर अगर मैं इसकी प्रेसिडियम की बात करूं तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3। कितने थे, 3 F में। किस में थे, F में थे। तो बताओ S और F के बीच में ये दूरी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि बीच में कौन आ गया, D आ गया। तो जो ये इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण होता है वो प्रतिकर्षण बल क्या हो गया, कम, जिसके कारण ये जो 4F कक्षक है NS इलेक्ट्रॉन की 6S के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित कम कर पाते हैं, इनकी उनका परिरक्षण नहीं कर पाते, जिससे ये इसके ऊपर आकर्षण बल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इनकी परीक्षण प्रभाव का प्रभाव क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 2 कक्षक अंदर भर रहे हैं। इसको बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव। इनकी ये बीच में इन्होंने क्या बना दी, दीवार बना दी यहाँ पर, ये इस प्रकार से। तो ये जो 4F कक्षकों का जो मतलब प्रभाव होगा प्रतिकर्षण, वो 6x के ऊपर क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि ये बीच में क्या हो गया, परिरक्षण कर रहा है। क्या कर रहा है, परिरक्षण कर रहा है। 2 कक्षक अंदर बढ़ने के कारण इनका प्रतिकर्षण बल जो होगा, इसका और इसका ये प्रतिकर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से आकार में क्या आती है, कमी आती है। इसको बोलते हैं परीक्षण प्रभाव। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो आगे बढ़ने पर क्या करते हैं कि इसके प्रभाव, लैंथेनाइड संकुचन के प्रभाव। तो देखो क्या प्रभाव होते हैं। प्रभाव किसके, लैंथेनाइड संकुचन के। लैंथेनाइड संकुचन के प्रभाव, सबसे पहला प्रभाव कि लैंथेनाइड संकुचन के कारण 4D और 5D श्रेणी के तत्वों में आकार लगभग क्या हो जाता है, समान होता है। किसके कारण, लैंथेनाइड संकुचन के कारण। और दूसरा होगा लैंथेनाइडों का पृथक्करण। और तीसरा प्रभाव होगा लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति। अब देखो सबसे पहला मैंने आपको बताया कि देखो ये लैंथेनाइड का प्रभाव, देखो सुनना, स्कूटर, यामा, लामा और एसी था कि नहीं था। फिर ये देखो टीना, टीना, जरा, हाफ, ठीक है। फिर ये हो गया वी, नब, ता। फिर हो गया कर, मो ना, इतना ही बहुत है, समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको केवल, है ना। अब देखो ये कौन सा था, ये आपका था 3D। ये क्या था आपका 4D संक्रमण श्रेणी। ये क्या था 5D। और फिर ये आता आपका 6D। तो सुनना, ये 3D संक्रमण श्रेणी। अब यहाँ पर अपना क्या था, स्टार। यहाँ पर क्या था, स्टार। और यहाँ पर भी क्या था, स्टार। यहाँ पर स्टार क्यों, कि ये परमाणु क्रमांक था 57। क्या था, 57 था। और 57 फिर यहाँ से क्या हो गया, सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम, इनकी 58 से 71 तक। ये बताओ कौन आ गए, लैंथेनाइड। क्या आ गए, लैंथेनाइड। और जिनमें क्या पाया जाता है, संकुचन, लैंथेनाइड। और ये यहाँ पर इनमें क्या होगा, लैंथेनाइड संकुचन होगा। इनकी परमाणु आकार में क्या होगी, कमी।
जिसके कारण देखो सीधा +32 का प्रभाव पड़ रहा है इलेक्ट्रॉनों का। तो यानी कि ये 4d और 5d, फिर ये जो आगे के तत्व हैं इनमें क्या आ रहा है आपको पता है, ये लेंथेनाइड आ गया बीच में 57 और फिर 71 और ये सीधे क्या हो गया आपके 72 हो गया है ना। तो ये सीधा सीधा आपके क्या आ गया 14 तत्व आगे बीच में लेंथेनाइड के। तो इस लेंथेनाइड संकुचन के कारण जो ये 4d और 5d श्रेणी के तत्व हैं इनका परमाणु आकार लगभग कैसा था, 4d और 5d तत्वों के परमाणु आकार लगभग कैसे होंगे, समान, इसलिए इनको बोलते हैं ट्विंस। तो यानी कि इस तत्व का और इसका और इसका ये परमाणु आकार क्या हो जाएंगे और इसका परमाणु आकार क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। ये इस प्रकार किसके कारण, लेंथेनाइड संकुचन के कारण जर्कोनियम का आकार लगभग होफनियम के बराबर होगा। ये सवाल आ चुका है और फिर आएगा, ध्यान रख लेना। ये इसका कारण क्या हो गया, लेंथेनाइड संकुचन। इनकी लेंथेनाइड संकुचन के कारण 4d और 5d श्रेणी के तत्वों का परमाणु आकार लगभग कैसा होगा, समान, और उसका कारण होगा लेंथेनाइड संकुचन। और लेंथेनाइड संकुचन में आपको समझा चुका हूं क्या होता है। उसके बाद आता है सेकेंड, ये तो हो गया प्रभाव नंबर 1। प्रभाव नंबर 1 क्या हो गया, 4d और 5d श्रेणी के तत्वों का परमाणु आकार कैसा हो जाएगा, समान। सेकेंड जो प्रभाव है, सेकेंड प्रभाव वो क्या है, परमाणु आकार में कमी। परमाणु आकार में कमी। तो लेंथेनाइड संकुचन के कारण इनके परमाणु आकार में क्या आती है, कमी। आयनिक त्रिज्या क्या होती है, परमाणु आकार में कमी। तो लेंथेनाइड संकुचन के कारण इनकी आयनिक त्रिज्याएं क्या हो जाती है, आयनिक त्रिज्याएं कम, आयनिक त्रिज्याएं कम हो जाती है, जिससे इनके परमाणु आकार में क्या आएगी, कमी आएगी। और इनके रासायनिक गुणों में क्या आ जाएगी, समानता। रासायनिक गुण में समानता, रासायनिक गुण में समानता हो जाएगी। तो ये दूसरा प्रभाव। ये तीसरा प्रभाव थोड़ा सा याद रखना, सारीय प्रवृत्ति। सारीय प्रवृत्ति, सारीय प्रवृत्ति, ठीक है। तो लेंथेनाइडों में लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट यानी बाईं ओर, लेफ्ट टू राइट जाने पर जो सारीय प्रवृत्ति होती है, सारीय प्रवृत्ति, उसमें क्या आती है, कमी आती है। किसके, लेंथेनाइडों के हाइड्रोक्साइडों में, लेंथेनॉइड के हाइड्रोक्साइडों की सारीय प्रवृत्ति बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर कम होती है। क्या होती है, कम होती है। तो ये 3 प्रभाव। अच्छा, लेंथेनाइडों का जो पृथक्करण करते हैं, क्या करते हैं, पृथक्करण। ये पृथक्करण करते हैं आयन विनिमय विधि द्वारा। किसके द्वारा, आयन विनिमय विधि द्वारा पृथक्करण किया जाता है। लेंथेनाइडों का जो पृथक्करण किया जाता है वो किया जाता है आयन विनिमय विधि द्वारा। तो ये आप इसका स्क्रीन, तो लेंथेनाइड संकुचन क्या हो गया कि जब लेंथेनाइडों में बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ते हैं तो तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनके परमाणु आकार में क्या आती है, कमी। इसे बोलते हैं लेंथेनाइड संकुचन। कारण प्रभावी नाभिक के आकर्षण बल ज्यादा और परिरक्षण प्रभाव कम। प्रभाव क्या हो गया कि लेंथेनाइड संकुचन के कारण 4d और 5d तत्वों के परमाणु आकार लगभग कैसे होते हैं, समान। दूसरा, आयनिक त्रिज्या में कमी आती है जिससे रासायनिक गुणों में समानता बढ़ती है और इनका पृथक्करण किसके द्वारा था, आयन विनिमय विधि के द्वारा। तीसरा, कि लेंथेनाइडों के हाइड्रोक्साइडों की जो सारी प्रवृत्ति होती है वो बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम। तो ये इसके प्रभाव हो गए। और नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे लेंथेनाइडों के रासायनिक गुण। तो देखो स्क्रीनशॉट लो इसका आप, फिर मैं साफ करता हूं। तो नेक्स्ट है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण किसके, लेंथेनाइडों के। लेंथेनाइडों को एक साथ क्या लिख सकता हूं, Ln। क्या लिख सकता हूं, Ln, है ना, लेंथेनॉन्स हो गए। सबसे पहला गुण अपचयक प्रवृत्ति। अपचयक गुण। अपचयक गुण देखो, आपने 10वीं में पढ़ा था, रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ी ना, याद है आपको। उसमें एक तो नाम आया था ऑक्सीकरण। क्या नाम आया था, ऑक्सीकरण। और एक नाम आया था अपचयन। तो हमेशा याद रखना, जिसका अपचयन होता है
उसे तो बोलते हैं अपचायक, मतलब ऑक्सीकारक। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक। और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे बोलते हैं अपचायक। क्या बोलते हैं? अपचायक। अच्छा, ऑक्सीकरण का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। तो ये मैंने सभी लेंथेनॉइडों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 14 के 14, और ये आसानी से अपने 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, क्योंकि सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? 3, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि ये सारे के सारे कैसे होते हैं? परबल अपचायक होते हैं। कैसे होते हैं? परबल अपचायक, परबल अपचायक। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देते हैं। दूसरा गुण होगा विद्युत धर्मी, विद्युतीय गुण या विद्युत गुण। विद्युत गुण में क्या होगा? सभी लेंथेनॉइड जो होते हैं परबल विद्युत ऋणी होते हैं, परबल विद्युत ऋणी प्रकृति के होते हैं, परबल विद्युत ऋणी होते हैं। तीसरा अगर मैं बताऊं तो देखो, तीसरा गुण हो जाएगा जल से क्रिया। किससे क्रिया? जल से क्रिया। जल से क्रिया करके लेंथेनॉइड हाइड्रोजन गैस देते हैं। कौन सी गैस देते हैं? जल से क्रिया करने पर H2 गैस देते हैं, H2 गैस। कैसे? देखो, ये मैं लिखा लेंथेनम, ठीक है, इसकी क्रिया मैंने करवाई H2O से। किससे करवाई? H2O से, ठीक है। H2O से कराऊंगा तो सीधा देखो क्या बन गया। यहाँ पर इस जल को मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिख सकता हूँ HOH, तो ये OH हाइड्रोक्साइड, ये तो प्लस और ये माइनस, ये उससे क्रिया कर लेगा। और इसकी संयोजकता कितनी होती है? +3 होती है, आपको जानती हो। तो क्या बन गया? LNOH का होल 3, और प्लस क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन अकेला तो रह नहीं सकता, इसलिए क्या बन गया? हाइड्रोजन गैस बन गया। संतुलित आप करते रहना, ठीक है। और वैसे करना चाहो तो ये हो गए 2, ये हो गए 12, 3 दूनी 6, 2, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 हो गई ये, है ना, 6। तो ये हो गया आपका 3 दूनी 6, ये संतुलित हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप क्रिया कराओ किससे? ऑक्सीजन से। किससे क्रिया कराओ? ऑक्सीजन से क्रिया, ऑक्सीजन से क्रिया, संतुलित हो गई वो तो ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से क्रिया करके देखो, ये तो हो गया Ln और ये हो गया O। अच्छा, ऑक्सीजन गैस के रूप में, तो ये 2। अब देखो इसका सीधा सीधा क्या हो जाएगा? Ln2, क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजकता -2, उसकी होती है +3, तो ये हो गया L3। तो सीधा संतुलित करना चाहो तो यहाँ क्या लगा सकते हो आप? 2 लगा सकते हो, 2 लगा सकते हो, तो ये क्या हो गया? 3 दूनी 6 और ये क्या हो गया आपका? 4, सीधा कर सकते हो संतुलित। नेक्स्ट 5 नंबर जो होता है वो क्या होता है? 5 नंबर हाइड्रोजन से क्रिया, हाइड्रोजन से क्रिया। ये आपको याद रखना है, हाइड्रोजन से क्रिया याद रखना है। याद क्यों? कि यहाँ जैसे क्रिया कराओगे तो जो यौगिक बनता है वो कैसा बनता है? अरस समीकरण मिति, अरस समीकरण मिति यौगिक बनता है। कैसे? ये लेंथ है ना, इसकी क्रिया हाइड्रोजन से करवाते हैं। किससे करवाते हैं? हाइड्रोजन से क्रिया करवाते हैं। 2 प्रकार के यौगिक बनते हैं, एक तो बनता है LnH2 और एक बनता है Ln और ये बनता है आपका H3। ये याद रखना, अरस समीकरण मिति बनती है। ये तो ठीक है, देखो ये अरस समीकरण मिति वाला हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है अधातुओं से क्रिया। क्या आता है? अधातुओं से क्रिया, छठा गुण, अधातुओं से क्रिया, अधातुओं से क्रिया। अधातुओं से क्रिया में सीधा देखो क्या हो गया। सबसे पहले ये मैंने लिखा Ln और फिर इसकी क्रिया करवा दी मैंने सल्फर से। किससे करवा दी? सल्फर से। तो ये सीधा क्या बन जाएगा आपका? ये बन गया Ln2 और S3, ठीक है। फिर अपन इसकी क्रिया करवाई नाइट्रोजन से। किससे क्रिया करवाई? नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन ये बन गया Ln और N। फिर ये अपन इसकी क्रिया करवाते हैं अपन किससे? Ln प्लस कार्बन, तो ये बन जाएगा LnC2। ये आपके रासायनिक गुण हो गए। इसको आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की चर्चा करते हैं। अच्छा, ये भी आपको पता है कैसा यौगिक है? ये अरस समीकरण मिति। कैसा है? अरस समीकरण मितीय है, समीकरण मितीय यौगिक है ये भी, है ना। अच्छा, इसके अलावा एक और बच गया, वो है हेलोजन से। किससे? ये हो गया Ln और इसकी क्रिया किससे करवा सकते हैं? हेलोजन से करवा सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? Ln और X3। संतुलित करना चाहो तो यहाँ X2 हो गया, ये X2 लेना हेलोजन क्यों हमेशा 2 के रूप में, तो ये सीधा आपका हो गया 2,
ये 3 और ये 2 संतुलित। ये हेलोजनों से क्रिया होगी। किससे क्रिया होगी? हेलोजन से क्रिया, हेलोजन से क्रिया। तो ये आपके लैंथेनाइडों के रासायनिक गुण हो गए। क्या हो गए? रासायनिक गुण। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। नेक्स्ट अपन अब लैंथेनाइडों के बारे में केवल एक बात बच गई और वो है उपयोग। क्या है? उपयोग। तो देखो उपयोग कौन कौन से हैं। सबसे पहले उपयोग करते हैं अपन लैंथेनाइडों के उपयोग। उपयोग में देखो सबसे पहले एक वर्ड आता है, वो आता है मिश्र धातु। मिश्र धातु, मिश्र धातु। ये मिश्र धातु बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, इसमें देखो मिश्र धातु के लिए सीरियम, लैंथेनम और नियोडीमियम, और प्लस इसमें क्या होगा, प्लस कार्बन, सिलिकॉन, ये सब तत्व मिलके क्या बनाते हैं? मिश्र धातु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मिश्र धातु बनाते हैं ना। तो मिश्र धातु ये हो गई। सीरियम इसमें 40% होता है। कितना होता है? 40%। यानी कि लैंथेनाइडों के द्वारा जो दो धातुएं आपस में क्रिया करके निश्चित अनुपात में मिश्र धातु बनाते हैं तो उसे मिश्र धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्र धातु, मिश्र धातु बोलते हैं। अब अगर 2 नंबर चीज कि जो मिश्र धातु बनी, मिश्र धातु, इस मिश्र धातु में प्लस क्या मिला दिया जाए? मैग्नीशियम। तो इस प्रकार से इसका जो उपयोग किया जाता है, उपयोग मिश्र धातु प्लस मैग्नीशियम का, वो किया जाता है कल पुर्जे बनाने के। कल पुर्जे किसके? कल पुर्जे। तो ये आपका पता ही है, रॉकेटों के कल पुर्जे बनाने में। 3 नंबर जो उपयोग है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि एक तो आपका हो गया प्रेजियोडीमियम और एक आपका हो गया नियोडीमियम। इन दोनों का उपयोग किसके लिए कहते हैं? रंगीन कांच, रंगीन कांच और चश्मे बनाने में। रंगीन कांच और चश्मे बनाने में ये आप लिख सकते हो। 3 हो गए। पहला हो गया मिश्र धातु, पहला क्या हो गया? मिश्र धातु हो गया। दूसरा आपका हो गया, वो हो गया कल पुर्जे में। और तीसरा जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा? आपका वो हो जाएगा रंगीन कांच और चश्मे बनाने में। सीरियम के लवणों का उत्प्रेरक के रूप में और कपड़ों के सूती कपड़ों के रंगाई में भी किया जाता है। तो आप ये याद रख सकते हो। और चुंबक बनाने में, क्योंकि इनका जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है? अनुचुंबकीय और कैसा होता है? लो चुंबकीय व्यवहार के कारण इनका उपयोग करते हैं चुंबक बनाने में। ठीक है, तो इसका भी आप कर सकते हो बिल्कुल। जेट इंजन के कल पुर्जे हो गए। ये जेट इंजन के कल पुर्जे देखो वापस मिश्र धातु, मिश्र धातु प्लस मैग्नीशियम, जेट इंजन के कल पुर्जे। और फिर हो गए रंगीन कांच। और एक चौथा आप लिख सकते हैं इनका जो उपयोग किया जाता है वो किसमें किया जाता है? चुंबक बनाने में। चुंबक बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। चुंबक बनाने में क्यों? क्योंकि ये जो लैंथेनाइड होते हैं इनका व्यवहार कैसा होता है? अनुचुंबकीय एवं लो चुंबकीय होने के कारण। और सीरियम जो होता है, सीरियम का उपयोग किसमें किया जाता है? सूती कपड़ों के रंगाई में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये उपयोग कोई खास नहीं है, आप केवल एक ये प्रेजियोडीमियम और नियोडीमियम का रंगीन कांच और चश्मे वाला याद रख लेना। और एक ये कल पुर्जे, जेट इंजनों के कल पुर्जे, मिश्र धातु 3% तो मिश्र धातु और प्लस मैग्नीशियम, इसका उपयोग कल पुर्जे में किया था। और मिश्र धातु में सीरियम, लैंथेनम, नियोडीमियम आदि काम में लेते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे एक्टिनाइड श्रेणी और लैंथेनाइड और एक्टिनाइडों में अंतर। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें।